आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 3 देखेंगे। हमने मॉडल पेपर 1 और 2 और ब्लूप्रिंट है वो पिछली क्लास में देखे थे, जो आप इसी चैनल पर है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और उन मॉडल पेपरों की आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके सभी मॉडल पेपरों के पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ। आज की मोटिवेशनल लाइन है कि छोटे छोटे कदमों से ही बड़ी सफलता मिलती है, कि छोटे छोटे कदमों से ही बड़ी सफलता मिलती है। जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार छोटे छोटे कदमों से ही बड़ी सफलता मिलती है। हम जिस प्रकार ये मॉडल पेपर हल कर रहे हैं, प्रत्येक मॉडल पेपर में आपके बोर्ड परीक्षा में जितने 18-19% पूछे जाते हैं वो हल करते हैं। इन्हीं छोटे छोटे प्रश्नों से मिलकर आपका वो बोर्ड का बनेगा, ये आपके बोर्ड परीक्षा में वो मील के पत्थर साबित होंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इसमें आपका जो खंड है वो एमसीक्यू प्रश्न सम्मिलित होगा। इसमें पहला का पहला है, सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाने वाला रूसी नेता कौन था। यानी कि जो सोवियत संघ के विघटन का है वो आरोप है वो किस रूसी नेता पर लगा। सोवियत संघ के विघटन का आरोप है वो आपके मिखाइल गोर्बाचेव पर लगा। इसमें आपके ऑप्शन ड है वो सही है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, डेंग शियाओपिंग ने ओपन डोर की नीति कब अपनाई। ओपन डोर की नीति है वो आपके चीन में अपनाई, और ये अपनाने वाले थे डेंग शियाओपिंग। आपको इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ओपन डोर की नीति है वो दिसंबर 1978 में अपनाई। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही है। आपको ओपन डोर यानी खुले द्वार की नीति का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये 1978 में अपनाई गई और डेंग शियाओपिंग ने अपनाई, और ये चीनी अर्थव्यवस्था में ओपन डोर की नीति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद आपके तीसरा, भारत ने लुक ईस्ट नीति कब अपनाई। यानी कि पूर्व की ओर देखो भारत ने ये नीति कब अपनाई। भारत ने ये 1991 में अपनाई। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई। आसियान क्षेत्रीय मंच है उसकी स्थापना आपके 1994 में हुई। इसमें ऑप्शन से है वो सही है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, सेवन पार्टी अलायंस का संबंध किस देश है। सेवन पार्टी अलायंस का संबंध है वो नेपाल से। ये 7 पार्टियों का गठबंधन है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेवन पार्टी अलायंस। इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, इसका संबंध आपके नेपाल देश से है। उसके बाद छठा प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई। डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपके 1995 में हुई। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही है। उसके बाद सातवां प्रश्न है, विश्वव्यापी खतरे हैं। विश्वव्यापी यानी कि कौन कौन से ऐसे खतरे कौन से हैं जो पूरे विश्व में फैले। आपके वैश्विक तापवृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग है वो पूरे विश्व में फैली हुई। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, ये भी पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। और जो विभिन्न प्रकार की महामारियां आती है जैसे कि कोरोना है, ये भी पूरे विश्व को प्रभावित करता है। इस प्रकार ये तीनों ही है वो विश्वव्यापी खतरे है। इसमें आपके ऑप्शन ड है उपयुक्त सभी है वो सही होगा। उसके बाद आठवां प्रश्न है, भारत ने पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन कब किया। भारत ने पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन है वो 2016 में किया। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। उसके बाद नौवां प्रश्न है, भारत ने नई आर्थिक नीति को कब अपनाया था। भारत ने नई आर्थिक नीति को है वो 1991 में अपनाया। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। नई आर्थिक नीति में आपके उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण इन तीनों को शामिल किया जाता है। और ये जो नई आर्थिक नीति है उस समय भारत के वित्त मंत्री आपके थे मनमोहन सिंह जी, जिनका हाल ही में 26 दिसंबर को निधन हो गया है। उसके बाद 10वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ। यानी भारत का संविधान है वो लागू कब हुआ। भारत का संविधान हुआ 26 जनवरी को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। इसमें आपके 2 वर्ड विशेष रूप से ध्यान में रखना है, अधिनियमित और अंगीकृत। अधिनियमित का अर्थ होता है आपके लागू होना। ये जो भारतीय संविधान है वो अधिनियमित 26 जनवरी 1950 का हुआ, और अंगीकृत यानी कि स्वीकार कब किया गया या पारित कब किया गया। भारतीय संविधान है वो स्वीकार या पारित 26 नवंबर 1949 को किया गया। इसको आपके स्वीकार तो यानी लागू कब हुआ। इसमें आपके ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 11वां प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक है वो आचार्य नरेंद्र देव थे। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। उसके बाद 12वां प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो 1956 से शुरू हुई। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही है। और पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 तक चली। इसलिए आपको इन दोनों पंचवर्षीय योजना का ध्यान में रखना। और पहली पंचवर्षीय योजना उसमें विशेष रूप से कृषि पर बल दिए गए, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में है वो उद्योग पर बल दिया गया, यानी कि जो द्वितीयक सेक्टर है उन पर विशेष रूप से बल दिया गया। उसके बाद आपके 13वां प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण है वो 1974 में किया। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे। और दूसरा परमाणु परीक्षण है वो 1998 में किया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। आपको इन दोनों परमाणु परीक्षणों का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। उसके बाद 14वां प्रश्न है, सुएज नहर के मुद्दे पर 1956 में ब्रिटेन ने किस देश पर हमला किया। सुएज नहर के मुद्दे पर है वो 1956 में ब्रिटेन ने मिस्र पर हमला किया। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा।
उसके बाद 15 प्रश्न है, आजादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? आजादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी थी, जो ये प्रतिनिधित्व कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी है वो किसानों का हित चाहने वाली पार्टी। इसमें आपके जो चुनाव चिन्ह था वो दो बैलों की जोड़ी था। और वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी का चुनाव का चिन्ह है वो है हाथ का पंजा। इसमें आपके ऑप्शन ड है वो सही है। उसके बाद 16 प्रश्न है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसवाद का नारा है वो राम मनोहर लोहिया ने दिया। इसमें आपके ऑप्शन स है वो सही। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये गैर कांग्रेसवाद है वो अति महत्वपूर्ण है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद आपके 17 प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से? ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध है वो आपके पंजाब राज्य से संबंधित है। इसमें आपके ऑप्शन ब है वो सही है। 18 प्रश्न है, 1989 में गठित राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार का नेतृत्व किसने किया? जो 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी उसके प्रधानमंत्री कौन बने? उसके आपके प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसमें आपके ऑप्शन ब है वो सही होगा। इस प्रकार आपके ये 18 एमसीक्यू पूछे जाएंगे जो अति महत्वपूर्ण, इनमें से आपको परीक्षा में हूबहू प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपके दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लिट्टे श्रीलंका का एक हल्जगा संगठन है। लिट्टे है वो श्रीलंका का एक उग्र तमिल संगठन है। ये तमिली लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। और आपके राजीव गांधी की हत्या है वो भी लिट्टे संगठन के सदस्यों द्वारा की गई। आपको इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि लिट्टे है वो एक श्रीलंका का संगठन है। ये भी पूछा जा सकता है लिट्टे वो किस देश से संबंधित है? लिट्टे है वो श्रीलंका से संबंधित है। दूसरा है, भूटान खालजगा में संवैधानिक राजतंत्र बना, यानी कि भूटान है वो संवैधानिक रूप से राजतंत्र है। कब बना? 2008 में इसने राजतंत्र होते हुए भी संविधान को अपनाया। तीसरा है, मानवता की रक्षा के व्यापकतम नजरिए में जोर खालजगा और खालजगा पर दिया जाता है। मानव की रक्षा के व्यापकतम नजरिए यानी कि मानवता की सुरक्षा में विशेष रूप से बल किस पर दिया जाता है? मानवता की सुरक्षा में वो अभाव यानी कमी और भय से मुक्ति पर बल दिया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी चीज की कमी नहीं हो और उनमें कोई भी भय नहीं हो, इन दोनों से मुक्ति हो। उसके बाद आपके चौथी खालजगा, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन है 1975 में। ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना उसे क्या कहा जाता है? केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना उसे केरल मॉडल कहा जाता है। यह भी आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपके केरल मॉडल और बॉम्बे प्लान दोनों प्रश्नों में से एक है, वो परीक्षा में हूबहू पूछा जाता है। को राज्य का दर्जा कब दिया गया? नागालैंड को राज्य का दर्जा 1963 में दिया गया। आपको इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये जितने भी नए राज्य बने या जो पूर्वोत्तर राज्य है ये नए राज्य कब बने, इनके आपको विशेष रूप से ध्यान है वो रखना है। प्रश्न इसमें आपको उत्तर है वो एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। इसमें पहला है, 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे? जो 1917 में रूस में क्रांति हुई उसके वो नेतृत्वकर्ता कौन थे? उसके आपके नेतृत्वकर्ता थे व्लादिमीर लेनिन। आपको इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न है, साप्ता पर दक्षिण सदस्यों द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? साप्ता जो संधि है उस पर दक्षिण सदस्यों द्वारा दो हस्ताक्षर 2004 में वो हस्ताक्षर किया गया। उसके बाद आपके तीसरा है, जैविक हथियार संधि सर्वप्रथम है वो कब हुई? जैविक हथियार संधि है वो सर्वप्रथम 1972 में हुई। इसका आपके सही उत्तर होगा 1972। उसके बाद आपके चौथा प्रश्न है, अवर कॉमन फ्यूचर के रिपोर्ट में क्या संकेत दिए गए? यानी कि हमारा समान भविष्य की जो रिपोर्ट थी उसमें क्या संकेत दिए गए? उसमें ये संकेत दिए गए कि आर्थिक विकास के जो वर्तमान तौर तरीके है वो आगे चलकर वो टिकाऊ साबित नहीं होंगे। यानी कि जो वर्तमान के तौर तरीके है वो आगे चलकर कभी भी टिकाऊ साबित नहीं होंगे, वो आगे भविष्य के लिए घातक है। उसके बाद आपके 5वां प्रश्न है, वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ है कि विचार पूंजी वस्तु और सेवा का विश्वव्यापी पर्व है। यानी कि विचार पूंजी वस्तु और सेवा का पर्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान ही वैश्वीकरण है। उसके बाद 6वां प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मूल उद्देश्य क्या था? भारत में पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ साथ आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय और समाजवाद लागू करना था। उसके बाद 7वां प्रश्न है, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? बांग्लादेश का निर्माण है वो 1971 में हुआ। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। उसके बाद 8वां प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में किन नेताओं के बीच मुकाबला था? लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद जो उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी थे उनके बीच श्रीमती इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच है वो कड़ा मुकाबला था। आपको इन दोनों नामों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 9वां प्रश्न है, क्षेत्रवाद को रोकने के कोई दो उपाय बताइए। क्षेत्रवाद को रोकने के उपाय है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना और सांस्कृतिक एकीकरण के प्रयास करना। क्षेत्रवाद यानी कि प्रत्येक क्षेत्र वो एक दूसरे से अलग होना चाहता है या अपने क्षेत्र को दूसरे से बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहता है, ये क्षेत्रवाद की भावना होती है। इसको रोकने के है वो दो उपाय है, राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना यानी कि पूरे देश की पहचान एक होनी चाहिए और सांस्कृतिक एकीकरण के प्रयास, दोनों की जो संस्कृति है उनमें समानता को खोजना और उनकी समानता को है वो आगे बढ़ाना।
उसके बाद आपके 10वां प्रश्न है, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने किन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना। राजीव गांधी के निधन के बाद है वो कांग्रेस पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव को है वो प्रधानमंत्री चुना। 11वां प्रश्न है, भारत में दलीय व्यवस्था की कोई दो संशय बताइए। यानी कि भारत में जो दलीय व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था है भारत में है वो कोई भी है वो पार्टी बना सकता है, अधिक से अधिक है वो दलों को मान्यता मिल सकती है, इसकी है वो कोई दो संशय है, इसके कोई दो नकारात्मक प्रभाव बताना। इसके नकारात्मक प्रभाव है दलों में वैचारिक प्रतिबद्धता का अभाव, यानी कि दलों के जो विचार है उनके प्रति वो प्रतिबद्ध नहीं रहते, वो डिग जाते हैं। दूसरे दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, यानी कि जो दल है उनके अंदर है वो लोकतंत्र का अभाव, इसमें है वो सही लोगों को है वो भागीदारी नहीं मिलती और परिवारवाद और भाई भतीजावाद है वो दलों के आंतरिक रूप से कायम है। उसके बाद आपके 12वां प्रश्न है, नई आर्थिक नीति को अपनाते समय वो भारत के वित्त मंत्री कौन थे। ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि ये करंट से संबंधित है। इसमें आपके हाल ही में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गए, वो मनमोहन सिंह जी है वो नई आर्थिक नीति अपनाते समय भारत के वित्त मंत्री थे, इसलिए आपको इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये आपके परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। उसके बाद आपका जो खंड है वो लघुत्तरात्मक प्रश्न संबंधित होगा। इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो उसका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपके पहला है, भारत बांग्लादेश के मध्य विवाद के प्रमुख कारण कौन कौन से। इसमें आपके जो भारत और उसके पड़ोसी देश है उनके मध्य विवाद के क्या क्या कारण है उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जैसे कि भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद के क्या कारण है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के क्या कारण है। भारत और बांग्लादेश के विवाद के प्रमुख कारण इस प्रकार है, भारत में अवैध अप्रवास पर है वो ढाका द्वारा खंडन करना। जो भारत में बांग्लादेशी है वो अवैध रूप से प्रवास कर रहे हैं, वो भारत में अवैध रूप से घुस रहे हैं और जो ढाका की सरकार है वो इसको स्वीकार नहीं करे कि हमारे लोग है वो भारत में अवैध प्रवास नहीं करते। ये दोनों के बीच मतभेद का एक प्रमुख कारण है, ये भारत का आरोप है बांग्लादेश पर। और बांग्लादेश सरकार द्वारा भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों को समर्थन, जो भारत के विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमात है उनको है वो बांग्लादेश सरकार है वो समर्थन देती है। इसमें आपके बांग्लादेश का मत है कि भारतीय सरकार है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जल में हिस्सेदारी के प्रश्न पर इलाके के दादा की तरह बर्ताव करती है कि भारतीय सरकार है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल का बंटवारा है उसमें हमारे साथ अन्याय करती है। ये बांग्लादेश का पक्ष है। चौथा है, भारत की सरकार है वो चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को बढ़ावा दे रही है। जो बांग्लादेश है उसका आरोप है कि भारत की सरकार है वो चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा दे रही है। इस प्रकार भारत के आरोप और बांग्लादेश के आरोप आपको जिनको भी पड़ोसी देश को लिखना है उसमें पहले तो लिखना है कि भारत के क्या क्या आरोप है उस पड़ोसी देश पर और बाद में उस पड़ोसी देश के वो भारत पर क्या आरोप है ये आपको लिखना है। इस प्रकार ये आपके 2 नंबर का है तो आपको कम से कम है वो 4 पॉइंट लिखना है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, यानी कि WTO क्या। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। यानी कि कोई देश है वो दूसरे देश से व्यापार करता है तो उसके नियम किस प्रकार होंगे इनको ये तय करता है। और इसकी स्थापना 1995 में हुई और विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या वो 164 है। उसके बाद आपके 6वां प्रश्न और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अप्रवासी और शरणार्थी में अंतर क्या है। अप्रवासी उन्हें कहा जाता है जो अपनी स्वेच्छा से स्वदेश छोड़ते हैं, यानी कि अप्रवासी वो लोग कहलाते हैं जो अपनी इच्छा से अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं। और शरणार्थी हम उन्हें कहते हैं जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने को मजबूर होते हैं। अप्रवासी वो अपनी इच्छा से अपना देश छोड़ते हैं, जबकि जो शरणार्थी है वो युद्ध, प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक उत्पीड़न के कारण वो मजबूरन अपना देश छोड़ते हैं, उनको देश छोड़ना पड़ता है, उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। उसके बाद आपके 7वां प्रश्न है, मूलवासी क्या है। मूलवासी ऐसे लोगों के वंशज है जो किसी मौजूद देश में लंबी समय अवधि से रहते चले आ रहे हैं, यद्यपि किसी दूसरी जातीय मूल के लोगों ने अन्य हिस्सों से आकर इनको अपने अधीन कर लिया, तथापि वे अभी भी अपनी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज का पालन करना पसंद करते हैं। यानी कि मूलवासी है वो ऐसे लोगों के वंशज है जो किसी मौजूदा देश में वो लंबी समय अवधि से रहते चले आ रहे हैं और अन्य जातीय मूल ने वह वो अन्य हिस्सों से आकर इन पर अधिकार कर लिया, लेकिन वे आज भी अपनी परंपरा, संस्कृति और रीति रिवाज का पालन करते हैं, यानी कि आज भी अपनी परंपराओं के अनुसार चलते हैं, उन्हें मूलवासी कहा जाता है। उसके बाद आपके 8वां प्रश्न है, नीति आयोग क्या है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया आयोग है। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई और इसकी स्थापना जनवरी 2015 को हुई थी और प्रधानमंत्री और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो उसी समय के देश के प्रधानमंत्री और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इसलिए वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष है भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी है। उसके बाद आपके 9वां प्रश्न है वो मिलान से संबंधित है और इसमें है भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध है वो 1962 में हुआ और बांग्लादेश युद्ध है वो 1971 में हुआ। भारत पाक युद्ध है वो 1965 में हुआ और भारत पाक युद्ध के समय जो आपके देश के प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे और उन्होंने इसी समय वो जय जवान जय किसान का नारा दिया था, क्योंकि जय जवान ने इस
युद्ध में वो जवानों की आवश्यकता थी, और जय किसान यानी कि देश में वो खाद्यान्नों का संकट था। इस कारण वो जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जो कारगिल संघर्ष है वो 1999 में। इस प्रकार आपके ये जो मिलान वाले प्रश्न है इसका उत्तर है वो इसके सामने लिखना है। जैसे कि भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ, बांग्लादेश युद्ध 1971 में हुआ, भारत पाक युद्ध 1965 में, और कारगिल संघर्ष है वो 1999 में हुआ। उसके बाद आपके 10वां प्रश्न है 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। 1960 के दशक को खतरनाक दशक इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में गरीबी है, असमानता है, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय विभाजन जैसी महत्वपूर्ण है वो समस्याएं थी। इसमें आपके ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है और क्यों 1960 का दशक है उसको खतरनाक दशक कहा जाता है। और इसमें आपके है वो भारत और पाकिस्तान युद्ध भी हुआ, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। गरीबी, असमानता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय विभाजन, भारत पाकिस्तान युद्ध और खाद्यान्न संकट। संभव था कि इन सारी घटनाओं के कारण वो लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाती या खुद देश ही बिखर जाता था, यानी कि देश पर है वो बिखरने का भी संकट आ गया था। उसके बाद आपके 11वां प्रश्न है वचनबद्ध न्यायपालिका से क्या अभिप्राय। वचनबद्ध न्यायपालिका ऐसी न्यायपालिका जो एक दल विशेष या सरकार विशेष के प्रति वफादार और उनके निर्देशों आदेशों के अनुसार चले, उसे है वो वचनबद्ध न्यायपालिका कहा जाता है। वचनबद्ध न्यायपालिका का वास्तविक अर्थ है कि ऐसी न्यायपालिका जो किसी सरकार के प्रति वफादार हो, जैसे सरकार आदेश दे उसी के अनुसार चले। हालांकि जो न्यायपालिका है वो हमेशा स्वतंत्र होनी चाहिए, और भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका, उस पर किसी भी सरकार का वो अधिकार नहीं है, वह स्वतंत्र निर्णय देती है, अपना निर्णय लेने में वो स्वतंत्र है। और वचनबद्ध न्यायपालिका ऐसी होती है जो सरकार के आदेशों के अनुसार चलती है, वह स्वतंत्र कोई निर्णय नहीं ले सकती। उसके बाद आपके 12वां प्रश्न है भारत और पाकिस्तान का मसला सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 अप्रैल 1948 के प्रस्ताव ने किन 3 चरणों वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की। भारत और पाकिस्तान का जो विवाद था उसको सुलझाने के लिए यूएनओ ने 21 अप्रैल 1948 को 3 चरणों वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की। इसमें पहला चरण है कि पाकिस्तान को अपने वे सारे नागरिक वापस बुलाने थे जो कश्मीर में घुस गए थे। जो पाकिस्तान नागरिक है वो कश्मीर में घुसपैठ कर लिया था, पाकिस्तान को सरकार को उनको वापस बुलाना था। दूसरा, भारत को धीरे धीरे अपनी फौज कम करनी थी ताकि कानून व्यवस्था बने रहे, कि भारत की जो सेना है उसको धीरे धीरे बॉर्डर से हटाना है ताकि वो कानून व्यवस्था बनी रही। और तीसरा था स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जनमत कराया जाए। स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जो कश्मीर के मूल निवासी है उनसे पूछा जाए कि वे भारत में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। ये जो जनमत संग्रह है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। उसके बाद आपके 13वां प्रश्न है मंडल मुद्दे पर टिप्पणी लिखी। ये भी आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। मंडल मुद्दा है सन 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए प्रावधान किया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। 1990 में है वो वीपी सिंह के नेतृत्व में जो आपकी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी उसने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करते हुए ये प्रावधान किया कि जो केंद्र सरकार की जितनी भी नौकरियां और केंद्र सरकार के जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें ओबीसी को है वो 27% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। और आपके जो मंडल आयोग है इसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, आपको इसका भी विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और ये मंडल आयोग है वो इसकी सिफारिश है वो कब लागू हुई 1990 में है, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे और देश में वो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी। इससे अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के समर्थक और विरोधियों के बीच एक विवाद चला और इस विवाद को मंडल मुद्दा कहा गया। जब ओबीसी को 27% आरक्षण देने का प्रावधान है लागू किए गए तो जो आरक्षण के समर्थक थे और जो विरोधी थे उनके बीच एक विवाद चला, इस विवाद को यह मंडल मुद्दा कहा गया। आपको इस मंडल मुद्दे को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। उसके बाद आपके खंड से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपके लगभग 100 शब्द में उत्तर देना है, यानी कि 8 से 10 लाइन में उत्तर देना है। इसमें प्रत्येक प्रश्न है 3 नंबर का होगा और इसमें आपके अथवा में भी पूछा जाएगा। आपको यदि ऊपर वाला नहीं आता है तो आप अथवा वाला प्रश्न भी कर सकते हो। इसमें पहला है आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ और उद्देश्य क्या है। इसमें आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ है वो 3 स्तंभ है। ये आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान समुदाय के तीनों मुख्य स्तंभों के प्रमुख उद्देश्य अगर लिखित है। पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, यह क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाकर उन्हें बातचीत के द्वारा सुलझाने का प्रयास करता है। जो आसियान सुरक्षा समुदाय है वो जो क्षेत्रीय विवाद होते हैं उनको बातचीत के द्वारा सुलझाने का प्रयास करता है। और इसका दूसरा स्तंभ है आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों को साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना है, इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। जो आसियान आर्थिक समुदाय इसका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो जो देश है जो आसियान सदस्य देश है उनको साझा बाजार उपलब्ध करवाना और उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। इसके बाद आपके इसका तीसरा स्तंभ है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसका मुख्य उद्देश्य आसियान क्षेत्र का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना है। इस हेतु ये सदस्य देशों में संवाद और परामर्श के लिए रास्ता तैयार करता है। इस प्रकार ये आपके आसियान समुदाय के वो 3 स्तंभ है।
इसके अलावा हम आपके 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व ने कौन से बड़े नीतिगत निर्णय लिए जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन हुआ चीन की। इसमें आपके चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े परिवर्तन निर्णय लिए ये थे। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बढ़ाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। पहले जो चीन है वो आर्थिक रूप से किसी दूसरे देश से न कुछ खरीदा न बेचता, इस प्रकार है वो आर्थिक एकांतवास को खत्म किया और अमेरिका से वो संबंध बढ़ाई। दूसरा है सन 1973 में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के वो 4 प्रस्ताव रखे। और तीसरा 1978 में तत्कालीन नेता डेंग शियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा की, यानी कि डेंग शियाओपिंग ने 1978 में ओपन डोर की नीति की घोषणा की। अब नीति ये हो गई कि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिक निवेश से वो उस तरफ उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। जो चीन है उसने अपने बाजार को पूरे विश्व के लिए खोल दिया, यानी कि कोई भी दूसरे देश का है वो चीन में जाकर अपना काम कर सकता है या अपनी कोई फैक्ट्री लगा सकता है। इस प्रकार है वो 1970 के दशक में वो चीनी नेतृत्व ने कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। उसके बाद 15 प्रश्न है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, इसके प्रमुख कार्यों को संक्षेप में बताइए। विश्व बैंक है वो विश्व बैंक दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई। विश्व बैंक के कार्य है वो विकासशील देशों से संबंधित है। यह बैंक है वो मानवीय विकास जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सम्मिलित है, कृषि और ग्रामीण विकास जिसमें सिंचाई और ग्रामीण सेवाएं सम्मिलित है, पर्यावरण सुरक्षा जिसमें प्रदूषण की कमी, नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करना, आधारभूत ढांचा जैसे सड़क है, शहरी विकास है, बिजली है, सुशासन यानी कदाचार का विरोध, विधिक संस्थाओं का विकास के लिए काम करता है। जो आपके विश्व बैंक है वो मानव विकास, कृषि, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा और सुशासन के लिए काम करता है। और विश्व बैंक का दूसरा कार्य ये अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। जो विश्व बैंक अपने सदस्य देश है उनको ऋण भी उपलब्ध करवाता है और अनुदान भी देता है। ज्यादा गरीब देशों को ये अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते। जो विश्व बैंक से जो ज्यादा गरीब देश है वो ऋण लेते हैं उनको ये वापस नहीं चुकाने पड़ते। इस अर्थ में ये संस्था है वो समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। इस प्रकार ये आपके विश्व बैंक के कार्य। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई। इसके अर्थों में आपके 1991 के बाद वैश्विक व्यवस्था में क्या प्रमुख परिवर्तन आए उसको आपको विशेष रूप से लिखना है। 1991 के बाद विश्व की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में निम्नलिखित परिवर्तन आए। 1991 के बाद शीत युद्ध काल की 2 महाशक्तियों सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में से एक महाशक्ति सोवियत संघ का पतन हो गया और वे बिखर गए। 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया। जो 2 महाशक्तियां थी, एक थी सोवियत संघ और एक संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से सोवियत संघ का पतन हो गया और बिखर गया। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी रूस और अमेरिका के बीच संबंध कहीं ज्यादा सहयोगात्मक बन गए। चीन है वो बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभरने लगा। और चौथा जो बदलाव आया वो था कि एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। 5 सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए अनेक नए देश है वो यूएनओ में शामिल हुए। और छठा वर्तमान विश्व के सामने नई चुनौतियों की एक पूरी कड़ी विद्यमान है। ये चुनौतियां जनसंहार है, गृह युद्ध है, जातीय संघर्ष है, आतंकवाद है, परमाणु प्रसार है, जलवायु बदलाव है, पर्यावरण की हानि है, महामारी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में पूरे विश्व के सामने कौन कौन सी नई चुनौतियां हैं वो ये आपके जनसंहार है, गृह युद्ध है, किसी देश के भीतरी युद्ध होना, जातीय संघर्ष, 2 जातियों के बीच संघर्ष, आतंकवाद है, परमाणु प्रसार है, जो परमाणु हथियारों का प्रसार है, जलवायु बदलाव है, पर्यावरण की हानि है, महामारी। ये आपके जो विश्व के सामने 1991 के बाद नई समस्या आई और ये राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन आई। इसके बाद आपके 16वां प्रश्न है, राजनीतिक दलों के प्रमुख तत्वों को संक्षेप में समझिए। राजनीतिक दलों के प्रमुख तत्व ये निम्नलिखित है। इसमें पहला है संगठन। दलों के अपने कुछ लिखित और अलिखित नियम, उपनियम, कार्यालय, पदाधिकारी आदि होने चाहिए। ये दल के सदस्यों को वह अनुशासित रखते हैं, यानी कि किसी भी राजनीतिक दल का है वो संगठन होना चाहिए। दूसरा मूलभूत सिद्धांतों में एकता। सिद्धांतों की एकता ही दल को ठोस आधार प्रदान करती है। सिद्धांतिक एकता के अभाव में वो दल की जड़ें हिल जाएगी। जो कोई भी राजनीतिक दल है उसका वो मूलभूत जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों में एकता होनी चाहिए। ये जो एकता है वो किसी दल को ठोस आधार प्रदान करती है और इसके जो एकता के अभाव में बिना है जो किसी भी राजनीतिक दल की जड़ें है वो खोखली हो जाती है। और तीसरा है संवैधानिक साधनों का प्रयोग। राजनीतिक दलों को जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग हित की अपेक्षा वो राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि हेतु प्रयास करना चाहिए। जो भी राजनीतिक दल है वो किसी जाति, धर्म या वर्ग केंद्रित न होकर है वो संपूर्ण समाज केंद्रित होना चाहिए। ये किसी भी राजनीतिक दलों के प्रमुख तत्व हैं। इसके तो हम आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यक्रमों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का वो निर्माण किस प्रकार हुआ और किस प्रकार है वो सत्ता में आई। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा, बीजेपी के प्रमुख कार्यक्रम। भाजपा की जो नीतियां, सिद्धांत और कार्यक्रम है वह अपने पूर्ववर्ती जनसंघ की नीतियों, सिद्धांत और कार्यक्रमों से समानता रखते हैं। जनसंघ है वो गांधीवाद, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, न्याय और एक समानता के आदर्श पर टिका हुआ था। राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में इसका नारा था कि अनुच्छेद 370 को समाप्त कर कश्मीर को पूर्णतः भारत में विलय और तथा वह एक
सामान्य राज्य का दर्जा प्राप्त करे। ये एक ऐसा दल था जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पूर्ण रूप से अपनाया था, परंतु ज्यों ही जनसंघ भाजपा में परिवर्तन हुआ त्यों ही वे अपने मूल सिद्धांतों से धीरे धीरे दूर होता चले गए। जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा की मूल जड़ें वो भारतीय जनसंघ है, और जो भारतीय जनसंघ के मूल विचार थे वही है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई। और इसमें जो मुख्य भूमिका है वो अनुच्छेद 370 को समाप्त कर कश्मीर का वो भारत में विलय करने की जो कार्यक्रम है वो मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी का था। उसके बाद आपके 17 प्रश्न है, जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया था। इस आयोग की नियुक्ति है वो क्यों की गई थी? 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो शाह आयोग को नियुक्त किया गया। इसकी नियुक्ति क्यों की गई, आपको इसका कारण बताना है। शाह आयोग के गठन के कारण, शाह आयोग का गठन 25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की गई कार्यवाही और सत्ता के दुरुपयोग, अत्याचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं की जांच के लिए किया गया था। आयोग ने विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों की जांच की और हजारों गवाहों का बयान दर्ज किया। शाह आयोग का गठन है वो जो आपके 25 जून 1975 के दिन राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ, उसके जो कारण है उसको लागू करने के क्या कारण थे, उसके दौरान सत्ता का क्या दुरुपयोग हुआ और जो विभिन्न आरोप है उनके पहलुओं की जांच करने के लिए किया गया। और इस आयोग ने वो विभिन्न सबूतों की जांच की और हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए। शाह आयोग ने अपनी जांच के दौरान पाया कि इस अवधि में वो बहुत सारी अति हुई, यानी कि सरकार ने मनमानी की। भारत सरकार ने आयोग द्वारा प्रस्तुत दी अंतिम रिपोर्ट और तीसरी और अंतिम रिपोर्ट के सिफारिशी पर्यवेक्षण और निष्कर्षों को स्वीकार किया। इसके तो हम आपके भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल के कोई 4 दुष्प्रभाव बताइए, यानी कि आपातकाल के नकारात्मक प्रभाव है भारतीय लोकतंत्र पर क्या पड़े, आपको इनको विशेष रूप से बताना है। इसमें आपके सबसे पहला है लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली का ठप होना। आपातकाल में लोगों को सार्वजनिक तौर पर सरकार के विरोध करने की लोकतांत्रिक प्रणाली ठप कर दी गई, यानी कि जो लोग थे उनके मौलिक अधिकार है उनको ठप कर दिए गए। लोग है वो सार्वजनिक तौर पर सरकार का विरोध नहीं कर सकते थे। इस कारण जो लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली जो लोगों के मन में लोकतंत्र की भावना थी उनका वो ठप हो गई। और दूसरा है निवारक नजरबंदी कानून का दुरुपयोग। आपातकाल में निवारक नजरबंदी कानून का दुरुपयोग करते हुए लगभग 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन्हें अपनी गिरफ्तारी की चुनौती देने का अधिकार भी नहीं किया गया। निवारक नजरबंदी का आपके सामान्य अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को बिना कोई अपराध के संदेह में गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उसे 3 माह से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता और उसको भी है वो कारण बताना जरूरी होता है। आपातकाल के दौरान सरकार ने निवारक नजरबंदी कानून का दुरुपयोग करके जो लोग गिरफ्तार किए उनको कोई कारण भी नहीं बताए और बिना कारण बताए, और जो निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार लोग थे वो न्यायालय में भी अपनी गिरफ्तारी की चुनौती नहीं दे पाए थे। यह आपके इस कानून का दुरुपयोग हुआ। और तीसरा है प्रेस पर नियंत्रण। आपातकाल के दौरान सरकार ने वो प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी थी, यानी कि प्रेस का अर्थ होता है आपके मीडिया की स्वतंत्रता पर भी रोक लगा दी थी। मीडिया वो वही खबरें प्रचारित करता जो सरकार से अनुमति मिलती, सरकार की अनुमति के बगैर मीडिया वो स्वतंत्र अपना कार्य नहीं कर सकता था। इसके बाद आपके चौथा है संविधान का 42वां संशोधन। आपातकाल के दौरान इस संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसे आपके मिनी संविधान या इंदिरा संविधान भी कहा जाता है। इसके जरिए वो संविधान के अनेक हिस्सों में वो बदलाव किए गए। इसमें जो संविधान का मूल ढांचा था उसमें भी परिवर्तन किए गए। इसमें जो आपके लोगों की आलोचना का ये कारण है कि संविधान के जो मूल ढांचा है उसके साथ भी आपातकाल के दौरान छेड़छाड़ की गई। ये जो आपातकाल के वो दुष्प्रभाव पड़े। उसके बाद आपका जो खंड है वो निम्नात्मक प्रश्नों से संबंधित है। इसमें आपकी उत्तर सीमा है वो लगभग 250 शब्द है वो है। इसमें 18 प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस की विश्व परिदृश्य पर भूमिका का विवेचन कीजिए, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद है वो रूस की विश्व परिदृश्य पर क्या भूमिका थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस की विश्व राजनीति में भूमिका है वो पहला है रूस तथा राष्ट्रकुल सोवियत संघ के सभी गणराज्यों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ का स्थान रूसी गणराज्य को दिए जाने की सिफारिश की। जो सोवियत संघ के अन्य देश और रूस है उन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र में सोवियत संघ का स्थान था वो रूस को देने की सिफारिश की। इस प्रकार यूएनओ में है वो जो सोवियत संघ को शक्ति प्राप्त थी, जो वीटो पावर प्राप्त था वो रूस को प्राप्त हुआ। दूसरा है रूस तथा विश्व के अन्य राष्ट्रों से संबंध। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के अमेरिका और विश्व के अन्य प्रमुख राष्ट्रों के बीच संबंधों को निम्न प्रकार से रेखांकित किया जा सकता है। रूस है वो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, यानी कि रूस के पास है वो वीटो पावर है। दूसरा है रूस ने अब अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध स्थापित किए। तीसरा है परस्पर एक दूसरे देशों की यात्रा और समझौते को है वो रूस और चीन की भी निकटता बढ़ी है। चौथा है रूस और जापान के संबंधों में भी निकटता है। इस प्रकार है वो विभिन्न प्रमुख देशों से संबंध सुधार कर रूस है पुनः विश्व राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तीसरा विश्व राजनीति में गौण भूमिका। रूस है वो सोवियत संघ के विघटन के बाद वर्तमान में एक महाशक्ति नहीं रहा है, यद्यपि उसके पास अणु परमाणु शस्त्रों प्रेक्षेपस्त्रों का
भंडार है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से उसकी अर्थव्यवस्था वो जर्जर हालत में। वर्तमान में दूसरे देशों की भूमि पर उसकी उपस्थिति घट गई। अब वह घटनाओं को अपनी इच्छा अनुसार मोड़ नहीं दे सकता। इसी तरह अब वह पुराने मित्रों की सहायता करने में भी सक्षम नहीं रहा है। सुरक्षा परिषद में अमेरिका का विरोध करने की स्थिति में भी नहीं रहा है। यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस कई विश्व राजनीति में कद घटा और अब वह है वो अमेरिका का विरोध नहीं कर सकता और उसकी अर्थव्यवस्था भी जर्जर हो गई। यह आपके सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस की विश्व परिदृश्य पर क्या भूमिका थी। आपको इसको है वो लगभग 250 शब्द यानी 20 लाइनों में इसका उत्तर लिखना है। इसके तो हम आपके शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत, रूस और पूर्व साम्यवादी गणराज्य के संबंधों का विवरण दीजिए। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत रूस के जो संबंध है उनको इन बिंदुओं के तहत देखा जा सकता है। दोनों देशों की जनता की अपेक्षाओं से समानता। भारत और रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। हम वहाँ हिंदी फिल्मों के गीत बजते सुन सकते हैं। रूस में भी आपके हिंदी फिल्मों के गीत है वो बजते हैं और सुने भी जाते हैं। भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग है। दूसरा बहुदूरीय विश्व पर दोनों देशों का समान दृष्टिकोण। रूस और भारत दोनों का सपना है बहुदूरीय विश्व, यानी कि विश्व में वो अधिक से अधिक ध्रुव बड़ी बड़ी महाशक्तियां अधिक से अधिक वो बहुदूरीय विश्व से इन दोनों का आशय एक अंतर्राष्ट्रीय फलक पर है वो कई शक्तियां विद्यमान हो, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी की व्यवस्था हो, क्षेत्रीयताओं को ज्यादा जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को समाधान है वो बातचीत के माध्यम से हो, हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाने चाहिए और इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। जो भारत और रूस है इनका बहुदूरीय विषय पर है, दोनों का समान दृष्टिकोण है, यानी कि दोनों ही चाहते हैं कि विश्व में वो अधिक से अधिक शक्तियां विद्यमान हो और जो सुरक्षा है वो उसकी सामूहिक जिम्मेदारी हो, क्षेत्रीयता है उसको अधिक जगह मिले और जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष है उसका समाधान है वो सेना के बजाय बातचीत के माध्यम से किया जाए और प्रत्येक देश की स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए और जो महत्वपूर्ण फैसले वो यूएनओ के द्वारा लिए जाने चाहिए और यूएनओ जैसी संस्थाओं का वो मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। और भारत और रूस के बीच संबंधों का तीसरा पॉइंट है विभिन्न मुद्दों और विषयों पर परस्पर सहयोग। कश्मीर समस्या, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने, चीन के साथ संबंधों में संतुलन लाने जैसे मुद्दों पर दोनों देशों का वो परस्पर सहयोगी संबंध विकसित हुए। दूसरा, भारतीय सेनाओं का अधिकांश सैनिक साजो सामान है वो रूस से ही प्राप्त होता है तथा भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारतीय सेना के जो जितने भी अधिकतर हथियार है वो रूस से खरीदे जाते हैं और जो भारत है वो रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। तीसरे, रूस ने तेल के संकट के समय वो हमेशा भारत की मदद की है और रूस के लिए भारत है वो तेल के आयातक देशों में एक प्रमुख देश है। भारत में जो अधिकतर पेट्रोलियम है वो रूस से ही आयात होता है। चौथा है, भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और पांचवा है, दोनों देशों के वैज्ञानिक संयुक्त रूप से अपनी महत्वपूर्ण परियोजना में कार्य करके नवीन अनुसंधान करते रहते हैं। भारत और पूर्व साम्यवादी गणराज्यों के साथ संबंध। भारत और जो पूर्व में सोवियत संघ में शामिल गणराज्य थे उनके क्या क्या संबंध है। भारत कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान गणराज्यों के साथ पारस्परिक सहयोग की परंपरागत नीति का पालन कर रहा है। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। ये आपके जो भारत और रूस के संबंध और भारत और जो पूर्व में सोवियत संघ के सदस्य थे उनके बीच देशों के संबंध पर आपको टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद 1900 प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ बताते हुए इसके कारणों की विवेचना कीजिए। यानी कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है और इसके महत्वपूर्ण कारण कौन कौन से। वैश्वीकरण का अर्थ है वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की वैश्विक आवाजाही से जुड़ी परिघटना है जिसमें इन प्रवाहों का धरातल है वो पूरा विश्व है और इन प्रवाह गति और तेज और निरंतरता लिए हुए जो अंत विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव पैदा कर रही है। इसमें आपके वैश्वीकरण की प्रक्रिया केवल विश्व व्यापार की खुली व्यवस्था, संचार के आधुनिकतम तरीकों के विकास, वित्तीय बाजार के अंतर्राष्ट्रीयकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते प्रभाव, जनसंख्या के देशांतर गमन तथा विशेषतः लोगों, वस्तु, पूंजी, विचारों गतिशील होने संबंध नहीं है बल्कि संक्रामक रोगों और प्रदूषण का प्रसार भी इसमें शामिल है। यानी कि जो आपके गोई ब्राहिम भट्टी एक राजनीतिज्ञ है उनके अनुसार है वो वैश्वीकरण में लोगों, वस्तु, पूंजी और विचारों का तो आदान प्रदान होता ही है। उनके अनुसार इसके साथ साथ है जो संक्रामक रोग है और प्रदूषण है इनका भी एक देश से दूसरे देश में प्रसार होता है। इसमें इस प्रकार ये जो संक्रामक रोग है और प्रदूषण है वो भी वैश्वीकरण के फलस्वरूप पूरे देश में फैल जाते हैं। इसके बाद आपके वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण कारण में पहला है प्रौद्योगिकी। वैश्वीकरण का प्रमुख कारक है वो प्रौद्योगिकी है। टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों के कारण विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार क्रांति आई है। प्रौद्योगिकी तरक्की के कारण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों को विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी हुई है और विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। वैश्वीकरण का जो मुख्य कारण है वो है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। विश्व के विभिन्न भागों के लोग अब इस बात को लेकर सजग है कि विश्व के एक भाग में घटने वाली घटना का प्रभाव पूरे विश्व के दूसरे भाग पर भी प्रभाव पड़ेगा। विश्वव्यापी इस पारस्परिक जुड़ाव वैश्वीकरण का दूसरा प्रमुख कारण है।
वेशुकन का तीसरा कारण है आर्थिक प्रभाव में तीव्रता। वेशुकन का एक अन्य प्रमुख कारण है आर्थिक प्रभाव में तीव्रता का आना। न्यूनतम हस्तक्षेप की राज्य की अवधारणा, पूंजीवादी व्यवस्था के वर्चस्व और बहुराष्ट्रीय निगमों की बढ़ती भूमिका ने वो आर्थिक प्रभाव में तीव्रता लाकर वेशुकन को बढ़ावा दिया है। उसके बाद चौथा है साम्यवादी गुट का पतन। साम्यवादी गुट के पतन के साथ ही पूंजीवाद का वर्चस्व स्थापित हुआ, जिसने वेशुकन को गति दी। जो आपके पूंजीवाद यानी निजीकरण की धारणा है, इसके कारण भी वेशुकन है वो बढ़ा है। इस प्रकार ये आपके वेशुकन के प्रमुख कारण है। ये आपके 4 नंबर का है, तो आपको इसमें कम से कम 4 पॉइंट है वो देखना है। इसके तो हम आपके वेशुकन एक बहुआयामी धारणा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। आपको इसका वर्णन करना है कि वेशुकन एक बहुआयामी धारणा है वो किस प्रकार है। वेशुकन एक बहुआयामी धारणा के रूप में, वेशुकन एक बहुआयामी धारणा इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयाम है। जैसे वेशुकन के जो राजनीतिक आयाम, वेशुकन के प्रमुख राजनीतिक आयाम इस प्रकार है। वेशुकन के कारण राज्य प्रमुख कार्य जैसे कानून व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा तक अपने को सीमित रखता है। इससे आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में राज्य की शक्तियां कम हुई। जो वेशुकन है उसके कारण राज्य की शक्तियों में कमी भी आई है। वेशुकन के चलते अब राज्य के हाथों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसके बुद्धि राज्य अपने नागरिक के बारे में सूचनाएं जुटा सकता है। इससे राज्य की क्षमताएं बढ़ी, यानी कि वेशुकन के कारण है वो कुछ क्षेत्रों में सामाजिक न्याय और सामाजिक विकास के क्षेत्र में राज्य की शक्तियां कम हुई है, जबकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में राज्य की शक्तियों में वृद्धि हुई। ये आपके राजनीतिक में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भी प्रभाव पड़े हैं। उसके बाद है वेशुकन का आर्थिक आयाम। आर्थिक, वेशुकन की दुनिया में विश्व के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो सकता है। इसके चलते दुनिया में वो वस्तुओं का व्यापार, विश्व व्यापार में वृद्धि हुई है। पूंजी के निवेश की बाधाएं हटी, पूंजी का निवेश अधिक हुआ और विचारों का प्रवाह वो बिना किसी बाधा के हुआ है। यह आपके वेशुकन के आर्थिक आयाम यानी कि वेशुकन के आर्थिक प्रभाव क्या पड़े। उसके बाद आपके तीसरा वेशुकन के सांस्कृतिक आयाम यानी कि वेशुकन के सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़े। वेशुकन में राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति कम ताकतवर समाज पर अपनी छाप छोड़ती है और संसार वैसे ही दिखता है जैसे ताकतवर संस्कृति इसे बनाना चाहती है। इससे विश्व की जो सांस्कृतिक धरोहर है वो खत्म हो रही है। वेशुकन के जो सांस्कृतिक आयाम है, इससे जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति है वो जो कम ताकतवर देश है उनके ऊपर अपनी संस्कृति थोपी जा रही है। जो अधिकतर देश है उन पर जो पश्चिमी संस्कृति वो थोपी जा रही है और उन देशों की है वो सांस्कृतिक धरोहर, उनकी जो प्राचीन संस्कृति वो खत्म हो रही है। दूसरी तरफ हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ा है। प्रभुत्वशाली संस्कृति के सांस्कृतिक प्रभाव अंतर्गत है वो परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को छेड़े बिना वो स्थानीय संस्कृति का परिष्कार भी हो रहा है। इस प्रकार आपके ये जो प्रश्न पूछा गया है कि वेशुकन एक बहुआयामी धारणा किस प्रकार है, यानी कि इसके वेशुकन के कौन कौन से आयाम है, इसके आपके राजनीतिक आयाम है, आर्थिक आयाम है और सांस्कृतिक आयाम है। आपके ये जो प्रश्न है इसकी भाषा चेंज हो सकती है, लेकिन इसका जो मूल भाव है यही है कि वेशुकन के प्रभाव कौन कौन से। इसमें आपके जो राजनीतिक में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भी बताने और आर्थिक और सांस्कृतिक में भी इसमें कि आर्थिक क्षेत्र में क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े और क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े, आपको दोनों ही है वो बताना है। उसके बाद आपका जो 20वां प्रश्न है वो भारत के मानचित्र से संबंधित होगा और इसमें आपके 4 स्थान दिए होंगे। ये अति इजी प्रश्न है, ये आपके परीक्षा में वो 4 नंबर किसी भी बच्चे के नहीं कटेंगे, ये पूरे में से पूरे आ सकते हैं यदि थोड़ा ध्यान से देखें। तो इसमें सिर्फ है वो देखकर इसमें आपके अधिकतर है वो या तो राज्य पूछा जाता है या कोई प्रसिद्ध स्थान है वो जो किसी ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ वो पूछा जा सकता है, या किसी राज्य के और अधिक से अधिक तक राजधानी पूछी जा सकती है। इसमें आपके 4 स्थान दिए होंगे, उनके अथवा में वो 4 दिए होंगे। या तो आपको ऊपर वाले 4 करने हैं या आपके अथवा वाले 4 करने हैं। ऐसे नहीं कि 2 है वो ऊपर वाले से कर लिए 2 नीचे वाले से, तो आपके गलत हो जाएगी। या तो ऊपर वाले 4 स्थान करने हैं या जो नीचे अथवा में दिए गए उनमें से आपको 4 स्थान करने हैं, या आपके वो 4 नंबर का बहुत ही सरल प्रश्न है वो आता है। इसमें आपके ऊपर वाले में है वो पहला है जम्मू कश्मीर, ये आपके सबसे ऊपर है वो लद्दाख है और लद्दाख के जस्ट नीचे है वो आपके जम्मू कश्मीर है। और फिर है दिल्ली, दिल्ली आपके यहाँ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच जो कि भारत की है वो राष्ट्रीय राजधानी, और जो नागालैंड है वो इधर पूर्वोत्तर राज्य आपके वो पूर्वोत्तर राज्य इनसे जरूर पूछा जाता है। इसमें आपके है वो सबसे पहले है वो अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर नागालैंड आता है, फिर मणिपुर आता है और फिर मिजोरम आता है और फिर आपके त्रिपुरा आता है। आपको इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आपके सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर आपके नागालैंड आता है और फिर मणिपुर आता है, फिर मिजोरम आता है। आपको मणिपुर और मिजोरम का है वो विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि जो मणिपुर है मैं पहले आता है और मी है वो बाद में आता है। आपको इस प्रकार है वो कोड वर्ड ध्यान में रखना है। और इधर आपके त्रिपुरा आ जाएगा और ये जो पूरा बीच वाला भाग है वो असम हो जाएगा और ये जो बादलों के आकार वाला है वो मेघालय हो जाएगी। इस प्रकार आपके ये पूर्वोत्तर राज्य इनका विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और इन पूर्वोत्तर राज्यों के 7 बहनों के नाम से जाना जाता है और इनका एक भाई है वो सिक्किम के नाम से जाना जाता है। ये सिक्किम है वो भूटान और नेपाल दोनों के बीच में। इस प्रकार आपसे ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसमें आपके एक पूछा हुआ है आंध्र प्रदेश जो कि यहाँ तमिलनाडु और ओडिशा के बीच में। इसके अलावा आपके पूछा अजमेर ये आपके राजस्थान में, जूनागढ़ है वो बीकानेर में और कुर्ग है वो कुर्ग आपके कर्नाटक में और पांडिचेरी है वो आपके इधर तमिलनाडु के
जस्ट पास में। ये आपके चारों स्थानों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये आपके आज का मॉडल पेपर पूरा और इस प्रकार आपके बोर्ड परीक्षा में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है वो पूरी हुई। इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको इसी चैनल पर है वो कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी मॉडल पेपर हल करवाए जाएंगे और उन सभी मॉडल पेपरों की पीडीएफ आपके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वो सभी मॉडल पेपरों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय